नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाइए। इस समय हम लोग चला रहे हैं आप लोग की यूपी स्पेशल की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, आपका आरओ एआरओ का पेपर है और उन सभी पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो बहुत ही यूपी का जो सिलेबस है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल भी देर नहीं करना है और जल्दी से फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। बस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलते रहें। तो जल्दी से आ जाइए फटाफट से और शुरू करते हैं अपनी आज की यह क्लास। हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में, जहाँ तक है जितना मैं जानता हूँ, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बारे में अच्छे से जान लिया था कि बौद्ध धर्म क्या होता है यूपी के संदर्भ में। आज हम लोग बात करेंगे मौर्यकाल के बारे में। ध्यान रखिए, मौर्यकाल के बारे में वही बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के क्लास के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी पूरा मौर्यकाल आपने इतिहास में पढ़ा है, वहाँ आप पढ़ लेंगे। यहाँ हम बस सिर्फ यूपी के संदर्भ में जो है हम बस उन्हीं चीज़ों को चर्चा करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो आप जानते हैं, जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक था। 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का एक कालकाल रहा था। नंद वंश के पतनोपरांत अर्थात नंद वंश के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आप जानते हैं नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, जिसको सर्वछत्रांतक भी कहते हैं या भार्गव, दूसरा परशुराम भी कहते हैं। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था क्या धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा के जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। और इस पूरे काल में जो है, इस पूरे प्रकरण में जो है आचार्य चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, वह पूरा का पूरा साथ देते हैं। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये सब आपने पढ़ा होगा अपने प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, चंद्रगुप्त के वंशोत्पत्ति के संदर्भ में लोगों का कहना है कि गोरखपुर जनपद के निकट मौर्य नामक राज्य था, जिसकी राजधानी पिपलीवन थी। चंद्रगुप्त इसी राज्य के प्रधान का पुत्र था। कई जगह पे कई की बातें लिखी है कि वह किसी एक उसकी माँ का नाम जो है मोर था, ऐसा कहीं, मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन हमने कहा ना, हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो क्या बोला गया कि जो है गोरखपुर जनपद के निकट मौर्य नामक राज्य था। क्या बोला कि गोरखपुर जनपद के निकट मौर्य नामक राज्य था, जिसकी राजधानी पिपलीवन थी। और इसी राज्य के जो प्रधान था, जो हेड था, उसका पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अब बात करते हैं पिपलीवन का है। पिपलीवन की सभ्यता गोरखपुर जनपद के राजधानी गांव से, कौन सा गांव है? तो गोरखपुर जनपद के जो राजधानी गांव है वहां से इसकी जो है सभ्यता जो है इसकी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार, तत्पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कहाँ श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहाँ पर संलेखना विधि के द्वारा जो है अपने प्राणों को त्याग करते हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार, वह गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक जो है गद्दी पर बैठता है। ये सब बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं और आप लोग को इसके बारे में जानकारी भी है। ठीक है, जरा इतनी बातों का जो लोग नोट कर रहे हैं, जरा इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। अशोक ने अपने राज्य के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय प्राप्त की। और प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर सुन लीजिए, आप जानते हैं अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर युद्ध किया है। और जब उसने कलिंग पर युद्ध किया तो उसके बाद जानते हैं अशोक का जो है मन या कहें तो धर्म परिवर्तन होता है।
उसके मन में बड़ी ग्लानि होती है और वह जो है, जो पहले ब्राह्मण अर्थात पहले अशोक कहता है तो भगवान शिव का उपासक था, लेकिन बाद में इस के बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदलता है और वह जो है मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर वह क्या बनता है, वह जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, चलिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया और वहां के लोगों का कर समाप्त कर दिया। ध्यान रखिए, ये पूछा जाएगा कि अशोक ने किस वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की, तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में जो है अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर जो है वहां के लोगों का कर माफ कर दिया था। अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचार संहिता प्रस्तुत किया वह धम्म के नाम से जाना जाता है। विश्व में अशोक ऐसा पहला शासक था जिसकी दृष्टि में संपूर्ण जीवधारी समान थे। जैसे आज की डेट में हमारा जो देश है वह संविधान के हिसाब से चलता है, ऐसे ही अशोक ने उस समय अपने राज्य के नैतिक उत्थान के लिए, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए एक आचार संहिता बनाई जो धम्म के नाम से प्रचलित थी। ध्यान रखिए, एक आचार संहिता बनाई थी जो है धम्म के नाम से प्रचलित थी। विश्व में अशोक ऐसा पहला शासक था जिसकी दृष्टि में संपूर्ण जीवधारी समान थे। विश्व में अशोक मात्र एक पहला एक शासक था जिसने ये सोचा और जिसने ये काम किया था। नोट कर लीजिए फटाफट से, जो लोग इस बात को नोट कर रहे हैं जल्दी से। चीज़ें छोटी हैं लेकिन आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, तभी जो है फायदा भी होगा। अदरवाइज बात जब तक हम लिखा रहे हैं, जब तक आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। चलिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के इतिहास का स्रोत उसके अभिलेख हैं। अशोक के बारे में आपको जो भी जानना है उसका एकमात्र स्रोत है उसके अभिलेख। उसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसके? अशोक के जो है अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन 40 अभिलेखों में से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अभिलेख, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो देखिए अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, दिल्ली टोपरा खिजराबाद सहारनपुर का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख और सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। फिर सुन लीजिए, अशोक के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमको उसके अभिलेखों को पढ़ना पड़ेगा, अभिलेखों को देखना पड़ेगा। अशोक के अब तक 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और इन 40 में से जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, दिल्ली टोपरा खिजराबाद का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। नोट कर लीजिए, सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही आराम से यहाँ तक की बातों को अच्छे से नोट करिए, चीज़ों को बिल्कुल। फिर सुन लीजिए, अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से अशोक के शिलालेख यूपी में हैं। सुन लो, अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख और सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। अब बात करते हैं टोपरा एवं मेरठ का स्तंभ लेख। टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयागराज किले में स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि टोपरा एवं मेरठ का जो स्तंभ लेख है वह किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? तो टोपरा और मेरठ का जो स्तंभ लेख है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली ले जाया गया और कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयागराज, जो वर्तमान प्रयागराज है, उसके किले में जो है स्थापित किया गया है। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। आप जानते हैं भारत सरकार का राजकीय चिन्ह जो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है उससे ही लिया गया है। ठीक है, चलिए। अशोक कालीन पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण चुनार मिर्जापुर के बलुए पत्थर से किया गया है। चुनार मिर्जापुर के बलुए पत्थर से किया गया है। फिर सुन लीजिए,
टोपरा एवं मेरठ का स्तंभ लेख। टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित किया गया। सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। अशोक कालीन पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण चुनार मिर्जापुर के बलुए पत्थर से किया गया। जल्दी से इसको आप लोग जो है नोट करिए फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के काल में हजारों स्तूपों का निर्माण कराया गया। वैनसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, नोट कर लीजिए, वैनसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी आदि स्थानों पर अनेकों स्तूप होने का उल्लेख किया है। किसने? वैनसांग ने। आप जानते हैं चीनी यात्री है जो आया था भारत में, जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, इंपॉर्टेंट लगाइए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घोषित राम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत अवस्थित था। इनमें सारनाथ का धर्मराज का स्तूप आज भी विद्यमान है। इस स्तूप का निर्माण पक्के ईंटों से किया गया है। नोट कर लीजिए, अशोक के काल में हजारों स्तूपों का निर्माण कराया गया। वैनसांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों के होने का उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महेत स्थित है और सारनाथ का धर्मराज का स्तूप आज भी विद्यमान है। इस स्तूप का निर्माण पक्के ईंटों से किया गया। सारनाथ कहाँ पड़ता है आप जानते हो, मैंने बताया था, सारनाथ बनारस। इसका जो प्राचीन नाम क्या है? मृगदाव है। ऋषिपत्तन या मृगदाव भी जो है कहा जाता है सारनाथ को। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से यहाँ तक की बातों को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिए ताकि जो है बाद में भी आप लोग उसको नोट कर सकें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंध है। तो ये आप ध्यान रखना कि स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किस धर्म से है। तो स्तूप, चैत्य और विहार का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर कालांतर में गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। इसे प्रयाग प्रशस्ति की संज्ञा दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर बाद में गुप्त वंश के सम्राट हैं समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, मतलब वहां पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा यही है, उत्कीर्ण है। इसे प्रयाग प्रशस्ति की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक की रानी करुवाकी और उसके एकमात्र पुत्र तिवर का उल्लेख किया गया है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? ध्यान रखिए, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख जो है उसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बातों का। पहली बात तो ध्यान रखिए, जो प्रयागराज का प्रयाग प्रशस्ति है वह जो है अशोक स्तंभ लेख, जो अशोक का स्तंभ है उसी में जो है बाद में जो है समुद्रगुप्त के जो मंत्री थे हरिसेन, वह जो है समुद्रगुप्त का प्रशस्ति उल्लेख कराते हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से। इसमें जो है अशोक की रानी करुवाकी और उसके एकमात्र पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। छोटी सी बातें हैं, नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सोहगौड़ा ताम्रपत्र शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में लिखा गया है। इस शिलालेख में खाद्यान्न को देश में संकट काल में
उपयोग हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश उत्कीर्ण किया गया है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखपुर से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव सोहगौरा है। वहां पर जो है सोहगौरा अभिलेख ताम्रपत्र शिलालेख मिला है जो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। जैन मत के अनुसार कहा जाता है, जैन लोग कहते हैं कि ऋषभ देव ने अपनी पुत्री जो है ब्राह्मी के नाम पर जो है एक लिपि का आविष्कार किया, जिसे हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ऐसा जो है जैन धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रूमनदेई लघु स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पास नेपाल के तराई में स्थित है। इस स्तंभ लेख का मुख्य विषय अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है। यहीं से पूछा जाएगा आपसे कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद वह कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है हर एक चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, सम्राट अशोक ने लुम्बिनी को अपनी तीर्थ यात्रा में क्रमशः लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती के मार्ग का अनुगमन किया था। पुनः इस स्तंभ लेख से मौर्यकालीन कर व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। अशोक ने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया, राजस्व को 1/6 घटाकर 1/8 कर दिया। इसी कारण इस स्तंभ लेख को आर्थिक स्तंभ लेख की भी संज्ञा दी गई है। फिर सुन लीजिए, सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती के मार्ग का अनुगमन किया। इसके पश्चात मौर्यकालीन कर व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। अशोक ने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया, राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसी स्तंभ लेख को आर्थिक स्तंभ लेख की भी संज्ञा दी गई है। पिपरहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। पिपरहवा का जो स्तूप है वह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो सिद्धार्थ नगर में स्थित है। नोट कर लीजिए फटाफट से यहाँ तक की सभी बातों को जल्दी से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शुंग वंश की। शुंग वंश आप जानते हो 185 से 75 ईसा पूर्व। आप जानते हो पुष्यमित्र शुंग ने कौन था, एक ब्राह्मण था। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह विदिशा, ये कहाँ पड़ता है तो एमपी में, पाटलिपुत्र की जगह इसने जो है अपनी राजधानी क्या कर ली थी, विदिशा, एमपी में कर ली थी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के शिलालेख और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम पता चलता है कि यह ब्राह्मण धर्मानुयायी था और पतंजलि की अध्यक्षता में, पतंजलि जो योग दर्शन के आचार्य थे, पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ध्यान रखिए कहाँ से मालूम पड़ता है तो अयोध्या के शिलालेख से और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और पतंजलि की अध्यक्षता में इसने 2 अश्वमेघ कराए थे। पतंजलि कौन थे आप जानते हैं, जो योग दर्शन के आचार्य थे। ठीक है। पतंजलि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए सहिष्णु था और भरहुत सतना में स्तूप का निर्माण कराया। शुंगकालीन साम्राज्य की सीमा चंद्रगुप्त की सीमा से छोटी थी। इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए इस काल को वैदिक जागरण का वैदिक पुनर्जागरण के काल की संज्ञा दी गई है। सीधी बात है, होता क्या है कि जानते हो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसके बाद के जो सभी राजा थे वो जो है उतने ताकतवर नहीं रहे, तो जो देश की हालत थी वो उतनी सही नहीं थी और इसके पीछे जो है पुष्यमित्र शुंग ने सोचा कि ये जो है बौद्ध धर्म के ही ऊपर, तो उसने जो है बहुत से स्तूपों का निर्माण, बहुत से उसने जो है
बौद्ध स्तूप तोड़े भी थे, लेकिन कुछ स्तूप को उसने निर्माण कराया था। भरहुत स्तूप आप जानते हैं। अयोध्या का जो शिलालेख है उससे मालूम पड़ता है कि उसने 2 अश्वमेध कराए थे, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वह उसके प्रधानमंत्री पतंजलि, जो योग दर्शन के आचार्य थे, उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातों को आपको जो समझ में आया है बेटा, आप कृपया करके कमेंट करें। कल हम लोग गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यही कहूँगा बेटा, नोट्स बनाते रहिए। ये क्लास आपके यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके नोट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।